हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 37वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले 36 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। प्रेम निशा कार में खामोश बैठे होते हैं। प्रेम बार बार निशा की तरफ देखता है, पर निशा उसकी तरफ नहीं देखती। उसकी निगाह सामने सड़क की तरफ रहती है। उसके मन में हजारों तूफान उमड़ रहे थे। वो प्रेम से बात नहीं कर रही थी। प्रेम को निशा की खामोशी खल रही थी। फिर रास्ते में एक ढाबा आता है तो प्रेम निशा की तरफ देखकर कहता है, निशा, वह ढाबा आ रहा है, चलो खाना खाओगी क्या? लंच टाइम हो गया है, चलो खाना खा लेते हैं। निशा प्रेम की तरफ देखे बिना कहती है, हमें भूख नहीं है। प्रेम निशा की तरफ एक नज़र देखकर कहता है, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। सुबह तुमने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया। प्रेम शिकायत भरे लहजे में निशा से कहता है, फिर सामने सड़क की ओर देखते हुए कहता है, आजकल तुम मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। निशा दुखी मन से कहती है, अच्छा हम भूल गए थे, आप ढाबे पर गाड़ी रोक दीजिए, खाना खा लेते हैं। प्रेम अब निशा के मन के दर्द को समझ रहा था। प्रेम गाड़ी रोकने वाला ही होता है कि तभी निशा का फ़ोन रिंग करने लगता है। निशा फ़ोन रिसीव करती है। उधर से बड़ी माँ होती हैं। बड़ी माँ कहती है, निशा बेटा, तुम लोग कहाँ हो? प्रेम कहता है, माँ से कहो हम आ रहे हैं। बड़ी माँ निशा से कहती है, तुम लोग जल्दी आओ निशा, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं हो रहा है, इसमें जल्दी जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, पंडित जी भी आ गए हैं, अब तुम्हारा काम है। निशा, क्योंकि वैशाली का सारा काम तुम्हें ही करना है, अब भाभी की ज़रूरत है। निशा कहती है, बड़ी माँ हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। बड़ी माँ कहती है, ठीक है। उसके बाद बड़ी माँ फ़ोन कट कर देती हैं। प्रेम गाड़ी नहीं रोकता है। निशा से कहता है, चलो ठीक है, सीधा घर चलते हैं, वहीं पर तुम मेरे खाने पीने का इंतज़ाम कर देना। निशा, सच में मुझे बहुत भूख लगी है, ना जाने क्यों। निशा प्रेम का चेहरा देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, अभी तक तो हम खाने के बिना नहीं रह सकते थे, आपको ये बीमारी कब से हो गई? इन 6 दिनों में पहली बार निशा थोड़ा मुस्कुराई थी। उसको मुस्कुराता देखकर प्रेम को अच्छा लगता है। प्रेम भी मुस्कुरा देता है और कहता है, संगति का कुछ ना कुछ तो असर होता ही है। मैं मैडम निशा का पति हूँ तो कुछ ना कुछ तो निशा जी का असर होगा ही। यह सुनकर निशा खिलखिला के हंस देती है और कहती है, वह तो है, इसमें क्या शक है। इसी तरह बात करते हुए प्रेम और निशा पंचमहल पहुँच जाते हैं। जैसे ही प्रेम की गाड़ी पंचमहल पहुँचती है, वरुण तुरंत आ जाता है और गाड़ी रुकते ही गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है। प्रेम और निशा निकलती है। प्रेम अपना दरवाज़ा खुद ही खोल देता है, वह भी गाड़ी से बाहर आता है। निशा जैसे ही पंचमहल को देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह पंचमहल वाकई में बहुत खूबसूरत था। निशा को महसूस होता है जैसे वह किसी राजमहल में आ गई हो। रेड पेंट से पुता हुआ महल, खूबसूरत दरवाजे, देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। बाहर बड़ा सा लॉन, खूब सारे फूल भरे, ऐसा महल निशा ने सिर्फ फिल्मों में देखा था, इसलिए वह महल को ताज्जुब से चारों तरफ निहार रही थी। वरुण ने इस महल को सजवा कर और खूबसूरत बना दिया था। तभी बड़ी माँ आती हैं और निशा का हाथ पकड़ के अंदर ले जाती हैं। बड़ी माँ निशा को महल के दरवाजे पर खड़ा कर देती हैं और प्रेम को आवाज़ देती हैं। प्रेम और वरुण से बात कर रहा था। प्रेम धीरे से वरुण से पूछता है, यहाँ सारा इंतज़ाम हो गया क्या? वरुण कहता है, हाँ सर, मैंने यहाँ का सारा इंतज़ाम कर दिया है, सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। प्रेम धीरे से पूछता है, वह तुम्हारे साथ आया है कि नहीं? वरुण कहता है, वह भी आ गया है, उसको मैंने कमरे के अंदर भेज दिया है, वह जब से आया है कमरे के अंदर ही है, मैंने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया है।
प्रेम कहता है ठीक है। तभी प्रेम के कान में बड़ी माँ की आवाज़ पड़ती है और प्रेम बड़ी माँ की तरफ देखने लगता है। बड़ी माँ बहुत दूर खड़ी हैं और प्रेम बड़ी माँ की तरफ देखने लगता है। बड़ी माँ बहुत दूर खड़ी थी और अब वह इशारे से प्रेम को अपने तरफ बुला रही थी। प्रेम वरुण से कहता है, मैं अंदर जाता हूँ, आप उनके पास जाइए, मैं बाहर का सब कुछ देख रहा हूँ। यह बात कहकर वरुण बाहर की ओर चला जाता है और प्रेम अंदर की ओर बड़ी माँ के पास जाता है। बड़ी माँ प्रेम को निशा के पास खड़ा कर देती हैं और खुद अंदर चली जाती हैं। जब बड़ी माँ लौट के आती हैं तो उनके हाथ में एक आरती की थाली होती है और एक लोटा होता है। उस लोटे में चावल भरे होते हैं। बड़ी माँ निशा और प्रेम दोनों की आरती उतारती हैं और लोटा दरवाजे पर रख कर निशा से कहती हैं, इस चावल को अपने बाएं पैर से गिरा दो। तुम प्रेम की पत्नी हो और अपने दादाजी के महल में पहली बार आई हो, इसलिए हम अपने लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। जैसा बड़ी माँ कहती हैं वैसे ही निशा करती है, अपने पैर चावल से गिरा देती है। तभी विशाखा एक रौली का थाली लाती है और निशा को देखकर कहती है, भाभी इसमें अपने पैर रखिए और पैर बनाकर अंदर आइए। निशा रोली की थाल में अपने पैर रखती है, फिर पैर निकाल कर जमीन पर रखती है। चलते हुए वह अंदर जाती है। जैसे जैसे निशा चलती जा रही थी, निशा के पैर बनते जा रहे थे। यह सब देखकर प्रेम को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस वक्त निशा के चेहरे में सिर्फ खुशी नजर आ रही थी। प्रेम बड़ी माँ की तरफ देखता है जो मुस्कुराते हुए निशा को अंदर जाते हुए देख रही थी। प्रेम मन ही मन बड़ी माँ को थैंक यू कहता है। उधर मेंटल हॉस्पिटल में दो लड़कियाँ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर आती हैं। हॉस्पिटल के लॉन को पार करते करते उनकी नज़र इधर उधर डालती हैं। वहाँ पर आसपास बहुत सारे पागल लॉन में बैठे थे। कोई खेल रहा था तो कोई पागलों वाली हरकत कर रहा था। वह दोनों लड़कियाँ किसी को मुस्कुरा कर देखती हैं तो किसी को गुस्से से। कोई डंडा लेकर किसी के पीछे भाग रहा था तो कोई ताली मार कर बेमतलब ही हंस रहा था। वह लोग एक प्राइवेट कमरे की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ एक कमरे में एक बेड पर एक पतला दुबला लड़का, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है पर कपड़े उसने साफ सुथरे पहने हैं। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन रखा है। काला रंग होने के बावजूद भी वह लड़का सुंदर लग रहा था। बेड पर बैठा है और उसके हाथ में एक फ़ोटो है। वह फ़ोटो से बात कर रहा था। कह रहा है, रज्जो तुम मुझे बहुत परेशान करती हो। देखो अब आ भी जाओ। तुमने मुझसे मिलने का वादा किया था पर तुम मिलने नहीं आई रज्जो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ पर तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हो। और उदास मुंह बनाकर बैठ जाता है और फिर वह फ़ोटो अपने सीने से लगा कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम बस जल्दी से आ जाओ, फिर हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। रज्जो तुम आओगी ना? तभी दरवाजे पर खड़ी दो लड़कियां उस लड़के को बड़े प्यार से देख रही हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कोई और नहीं, नीलिमा और अनीता होती हैं और यह लड़का नीलिमा और अनीता का भाई रविंद्र था, जो किसी ने रज्जो नामक लड़की के प्यार में पागल हो गया था। अनीता नीलिमा कमरे में आ जाती हैं। तभी रविंद्र वह फ़ोटो छुपा लेता है और धीरे से फ़ोटो को देखकर कहता है, देखो रज्जो, यह लोग तुम्हें मुझसे छीनने आई हैं, पर तुम चिंता मत करना, मैं इनको तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। अनीता रविंद्र के बेड से दूर खड़ी होकर अपने भाई से कहती है, नहीं, हम तुम्हारी रज्जो तुमसे छीनने थोड़े आए हैं। हम तो तुम्हारे और रज्जो के लिए गिफ्ट लाए हैं, देखो। तभी अनीता अपने हाथ में लाए हुए गिफ्ट उसको दिखा देती है और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख कर कहती है, हम तुम्हारी रज्जो के लिए चॉकलेट और मिठाइयाँ यह भी लेकर आए हैं। रविंद्र का चेहरा खुशी से खिल जाता है।
बच्चों की तरह उछल पड़ता है वह और कहता है, सच्ची तुम मेरे और मेरे रज्जो के लिए गिफ्ट लाई हो, दिखाओ क्या लाई हो। तो अनीता कहती है, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तो रविंद्र खुशी से हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ तुम मेरे पास आ जाओ, बस पर उस लड़की को मत लेकर आना। नीलिमा की तरफ इशारा करके कहता है। नीलिमा रोने वाला मुंह बनाकर कहती है, मैं क्यों नहीं तुमसे मिल सकती, मैं भी तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। रविंद्र उसको तिरछी नज़र से देखता है और सर टेढ़ा करके नीलिमा से पूछता है, सच्ची में तुम भी मेरे रज्जू के लिए गिफ्ट लाई हो? नीलिमा जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाती है। अनीता और नीलिमा दोनों रविंद्र के बेड पर सारे गिफ्ट रख देती हैं। अनीता उनके पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। रविंद्र अनीता की तरफ देख कर कहता है, मुझे और चॉकलेट दो, चॉकलेट का खोल कर दो ना खाने के लिए। अनीता चॉकलेट खोल कर रविंद्र के हाथ में पकड़ा देती है। रविंद्र चॉकलेट खाने लगता है और खुश होकर अनीता नीलिमा से ढेर सारी बातें करता है, पर उन बातों में सिर्फ रज्जो की ही बातें होती हैं। थोड़ी देर बाद रविंद्र सो जाता है। दोनों बहनें उसके कमरे से निकल आती हैं। दोनों की आंखों में आंसू भरे होते हैं। दोनों बहनों के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। क्यों ना हो, रविंद्र उनका इकलौता भाई था। कितने सारे सपने उन्होंने अपने भाई के लिए देखे थे कि शादी होगी, भाभी आएंगी, भतीजा होंगे, उनका भी परिवार हरा भरा होगा। पर एक लड़की के झूठे प्यार के चक्कर में उनका भाई पागल हो चुका है। वह डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है, आपके भाई के ठीक होने के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं। काश वह लड़की मिल जाती जिसकी वजह से आपका भाई पागल हुआ है, तो शायद आपका भाई कुछ हद तक ठीक हो सकता है। अनीता और नीलिमा गहरी सांस लेती हैं। दोनों बहनें हॉस्पिटल में पैसा जमा करके भारी मन से दिल में दर्द लिए हुए हॉस्पिटल से निकलकर बाहर आ जाती हैं और अपनी गाड़ी के पास खड़ी हो जाती हैं। इससे पहले कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठती, तभी अनीता के फ़ोन में प्रेम का फ़ोन आता है। अनीता फ़ोन रिसीव करती है। प्रेम अनीता से पूछता है, तुम लोग कब आ रहे हो? अनीता कहती है, बस हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। प्रेम अनीता से पूछता है, तुम जगह बताओ, तुम लोग कहाँ पर हो, मैं अपने आदमी भेजता हूँ। अनीता उसे लोकेशन पर सेंड कर देती है। वहाँ पंचमहल में लॉन में हल्दी पीसने की तैयारी चल रही थी। बहुत सारी औरतें लॉन में बैठी थी। लॉन में बहुत बड़ी दरी बिछा रखी थी। दादी ने आसपास जितने बंगले थे सबके घरों में शादी का इनविटेशन भिजवा दिया था। सब औरतों को बुलवा लिया था। सबके खाने पीने का इंतजाम पंचमहल में ही करवा दिया गया था, इसलिए इतने सारे लोग नजर आ रहे थे। प्रेम वरुण सोफे पर बैठे होते हैं और लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम कर रहे थे। प्रेम काम करते हुए एक नज़र निशा की तरफ देख लेता था। निशा लॉन में बैठी हुई सबको हल्दी दे रही थी जो पिसी जा रही थी। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। तभी प्रेम की नज़र वैशाली पर पड़ती है। प्रेम आवाज़ देकर वैशाली को अपने पास बुलाता है। वैशाली प्रेम के पास आती है और उससे पूछती है, क्या बात है भैया? और प्रेम उसको नीचे झुकने को कहता है। वैशाली झुक जाती है और प्रेम उसके कान में कुछ कहता है। वैशाली की बात सुनकर हाँ बोलकर वहाँ से फिर निशा के पास चली जाती है। प्रेम ने वैशाली से कहा है कि वह अपनी भाभी का मन बहला कर रखे, किसी न किसी काम में उसको उलझा के रखे, क्योंकि रोहन और जिया आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि निशा के चेहरे में ज़रा भी तकलीफ़ नज़र आए। वैशाली हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चली जाती है और वह निशा के पास चली गई थी। तभी दो गाड़ी महल के गेट के बाहर रुकती हैं। जैसे वो गाड़ी गेट के बाहर रुकती हैं, वैसे ही सिक्योरिटी गार्ड भाग के उस गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी में बैठे लोगों का
गाड़ी से निकलने का इंतजार करते हैं। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है, एक तरफ से रोहन निकलता है और दूसरी तरफ से जिया। दूसरी गाड़ी में जिया के मम्मी पापा होते हैं। जैसे ही जिया की नज़र महल की ओर जाती है तो पलकें छुपा ना भूल जाती है, एक टक उस महल की तरफ देखती है। रोहन भी महल को देखकर पलकें झुकाना भूल जाता है। वह लोग जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो गार्ड उनको रोक देते हैं। कहते हैं पहले आप अपनी गाड़ी की तलाशी दीजिए, तभी आप लोग अंदर जा सकते हैं। जिया गुस्से से उन गार्ड की तरफ देखती है और उंगली पॉइंट करके उससे कहती है, बदतमीज आदमी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी तलाशी ले। हम लड़के वाले हैं, मेरे भाई से उनकी लड़की की शादी हो रही है, इसलिए तुम हमें रोक नहीं सकते। गार्ड मुस्कुराता है और कहता है, मैडम यह रूल सर ने बनाया है, कोई भी आएगा, चाहे लड़के वालों की तरफ से हो चाहे लड़की वालों की तरफ से, सब लोग यहाँ तलाशी देकर ही अंदर जाएंगे, वरना कोई अंदर नहीं जाएगा। आपको जो करना है कर लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड जिया से कहता है, जब तक आप तलाशी नहीं देंगे आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। आपकी जो मर्जी है आप कर सकते हैं। जिया को और ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी रोहन जिया को शांत करता है और तलाशी देने लगता है। सिक्योरिटी गार्ड की तलाशी लेने लगता है। तभी एक गाड़ी उनके पीछे रुकती है। उनमें दो लड़कियां बैठी होती हैं और सीधा गाड़ी बिना तलाशी लिए महल के अंदर चली जाती है। जिया सिक्योरिटी गार्ड को खा जाने वाली नज़रों से देखती है और उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके धमकी भरे लहजे में कहती है, हम लड़के वाले हैं तो हमें रोक कर रखा है, और देखो वह गाड़ी आते ही गेट के अंदर चली गई और एक गार्ड ने उनके लिए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। यह कैसे हो सकता है? उस गाड़ी की तलाशी तुमने क्यों नहीं ली? अनीता उस सिक्योरिटी गार्ड को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिया उस सिक्योरिटी गार्ड को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जिया की मम्मी जिया को डांटती हैं, तुम चुप रहो, हर जगह अपना रौब झाड़ने की तुमको ज़रूरत नहीं है। वह ठीक कह रहा है। जिया अपनी माँ को घूर कर देखती है और उनसे कहती है, माँ उस गाड़ी को क्यों नहीं रोका? वह कैसे बिना तलाशी दिए अंदर चली गई? जिया उस गाड़ी की तरफ उंगली उठाकर माँ से कहती है, यह तो सरासर हमारी इंसल्ट है। अगर मैं चाहूँ तो अभी रोहन को लेकर यहाँ से जा सकती हूँ। सिक्योरिटी गार्ड जिया से कहता है, मैडम आपने गौर से देखा नहीं, वह गाड़ी प्रेम सर की है जो किसी को लेने गई थी और उसे लेकर आ गई है, इसलिए इस गाड़ी की तलाशी नहीं ली थी। उसी वक्त फिर से एक गाड़ी उनके पीछे रुकती है। गार्ड तुरंत उस गाड़ी के पास पहुँच जाते हैं। उस गाड़ी से प्रिया और प्रिया के मम्मी पापा दोनों उतरते हैं। गार्ड उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं। प्रिया नाराज़ नहीं होती है और ना ही उसकी मम्मी। वह मुस्कुराते हुए तलाशी देने लगते हैं। यह देखकर जिया की मम्मी जिया की तरफ घूर कर देखती है और कहती है, देखो वह लोग भी तलाशी दे रहे हैं ना, उनकी बेटी की भी शादी है, पर एक तुम हो जो इतनी देर से हंगामा किए हुए हो। तुम यहाँ जाती हो वहाँ आफत कर देती हो जहाँ जाती हो। रोहन के पापा जब तक गाड़ी में बैठे थे वह राजन को देखकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाते हैं और राजन से हाथ मिलाने लगते हैं। जब उनकी गाड़ी की तलाशी हो जाती है तो गार्ड गाड़ी अंदर ले जाने को कहता है। प्रिया और सुगंधा गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। राजन गाड़ी में बैठकर महल के अंदर जाने लगते हैं। दूसरा गार्ड दरवाज़ा खोल देता है और राजन की गाड़ी अंदर चली जाती है। इधर रोहन की गाड़ी की तलाशी हो जाती है। रोहन जगदीश किसी को कुछ नहीं कहते हैं, पर जिया का चेहरा गुस्से से लाल था। जिया की मम्मी जगदीश की गाड़ी में बैठ जाती हैं और जाकर रोहन से कहती हैं, दी रोहन भी जिया से कहता है, दी गाड़ी में बैठिए और आप इन छोटी छोटी बातों को नाराज मत होइए। यह प्रेम भैया ने सुरक्षा के लिए सब इंतजाम कर रखा है। जिया गाड़ी में बैठते हुए चारों तरफ नज़र उठाकर देखती है तो पूरा महल सिक्योरिटी गार्ड से घेर रखा था। इतने सारे गार्ड थे, ऊपर से नीचे तक सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही नज़र आ रहे थे। जिया अपने मन में सोचती है, क्या प्रेम बहुत पैसे वाला है, पर यह तो एक छोटी सी नौकरी करता है, इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? फिर मन में कहती है, मैं भी कितनी पागल हूँ, ये सब वरुण ने किया होगा, क्योंकि वरुण पीआरएम कंपनी का सीईओ है। और वो मन में ऐसा सोचते सोचते उनकी गाड़ी भी महल के अंदर आ जाती है, जहाँ सबकी गाड़ी पार्क हुई थी। वहाँ रोहन के पापा अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। जैसे वह लोग महल के अंदर जाते हैं तो जिया और रोहन
ईद तक उस महल को देखने लगते हैं। महल इतना खूबसूरत था, वह अपनी पलकें झपकाना भूल जाते हैं। वरुण ने उस महल को बहुत सुंदरता से सजवा दिया था। उन लोगों के आते ही बड़ी माँ उनके पास आती है और उनके कमरे में ले जाती है उनको। उनका सामान भी नौकर उठाकर उनके कमरे में ले जाते हैं। बड़ी माँ नौकरों से कहती है, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ और निशा भाभी को भी बुला कर लेकर आओ। बड़ी माँ जिया की मम्मी की तरफ देख कर कहती हैं, अभी 1 घंटे बाद हल्दी की रस्म शुरू हो जाएगी। हल्दी पीस चुकी है, आप लोग नाश्ता पानी करके थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर कपड़े चेंज करके बाहर लॉन में आ जाइए। जिया बड़ी माँ से पूछती है, प्रेम कहाँ है? जैसे ही जिया प्रेम का नाम लेती है, बड़ी माँ गुस्से से उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, वह अपनी ऑफिस का काम कर रहा है। तभी वहाँ निशा आ जाती है और जगदीश जी को, रोहन को और उसकी मम्मी से हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। जिया की तरफ तिरछी नज़रों से देखती है। तभी कुसुमा आती है और बड़ी माँ और निशा से कहती है, आपको प्रिया बुला रही है। बड़ी माँ उन लोगों से कहती है, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप लोग रेस्ट कीजिए। और बड़ी माँ निशा के साथ उठ के चली जाती हैं। 1 घंटे बाद जिया, रोहन और उसकी मम्मी और उनके पापा बाहर निकल कर आते हैं। हल्दी की सारी तैयारियां हो जाती है। जिया ने पीले रंग का डिज़ाइनर लहंगा पहन रखा था, उसी की मैचिंग करती हुई ज्वेलरी पहन रखी थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर रखा था, इसलिए वह बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी मम्मी ने भी पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसी की मैचिंग हल्की ज्वेलरी पहन रखी थी। रोहन ने पीले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। जगदीश ने भी पीले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था। वह लोग लॉन में आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। जिया को कोई भी अपना वहाँ नज़र नहीं आता। निशा, वैशाली, विशाखा और प्रिया, बड़ी माँ, दादी, कोई भी परिवार के सदस्यों से वहाँ पे उसे दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि प्रेम भी नज़र नहीं आ रहा था। जिया सोचती है, यह सब लोग कहाँ चले गए? लोग तो बहुत दिखाई दे रहे थे, पर प्रेम और उसके परिवार का कोई सदस्य वहां नजर नहीं आ रहा था। जिया की मम्मी मन में सोच रही थी, अगर आज रोहन वैशाली के साथ गलत ना किया होता, कोई शर्त ना होती, तो आज यह शादी यादगार शादी होती। जगदीश जी भी मन में ऐसे सोच रहे थे। रोहन का परिवार थोड़ा उदास था। तभी दादी आकर उनके पास सोफे में बैठ जाती हैं। जगदीश और रोहन की मम्मी खड़ी होकर उनके पैर छूती हैं। दादी उनको आशीर्वाद देती हैं, सदा सुखी रहो। दादी जगदीश से पूछती हैं, बेटा तुम्हारे परिवार के और लोग नहीं आए क्या? जगदीश से कहते हैं, माता जी, मेरी माँ और पिताजी आने वाले हैं, मेरे छोटे भाई, उनकी बेटियाँ भी आने वाली हैं, लेकिन वह लोग कल सुबह आएंगे। दादी कहती हैं, यह तो बहुत गलत बात है, उनके घर में शादी है, कल तो शादी है, क्या खास शादी होने वाली है? उनके घर में शादी है कल, तो क्या खास शादी वाले दिन आएंगे? फिर दादी कहती हैं, चलो ठीक है, आ तो जाएंगे। जगदीश जी बड़े शर्मिंदा होते हैं। तभी लॉन में निशा वैशाली को पकड़ कर लाती है। वैशाली ने अनीता का डिज़ाइन किया हुआ डिजाइनर लहंगा पहन रखा था, उस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। निशा ने भी अनीता का ही डिज़ाइन किया हुआ लहंगा पहन रखा था। विशाखा, प्रिया ने भी वैसा ही एक सुंदर सा लहंगा जो अनीता ने डिज़ाइन किया था वह पहना हुआ था। विशाखा, प्रिया, चारों ने फूलों की ज्वेलरी जो कि लहंगे उसे बिल्कुल मैच कर रही थी वो पहन रखी थी। हल्का सा मेकअप चारों के चेहरे पर था। उनका मेकअप नीलिमा ने किया था। नीलिमा ने इतना खूबसूरत मेकअप किया था कि चारों किसी परी की तरह दिख रही थी। जिया उनको एकटक देखती रह जाती है। जिया उनके आगे अपने आप को बिल्कुल फीका फीका महसूस करती है। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।